should not allow it to fall victim to these instincts of the life. The purpose of tapa is to make it an obedient servant of the soul. तो ये जो तप हम जिसको कहते हैं यही तप है कि हम शरीर को पूरा अपना कंट्रोल कर लें और इसको जो है हम ओबीडियंट सर्वेंट बना लें अपना, हम जो है वो सोल हैं. What we have to do next is purify. तो एक बार तो हमने इसको कंट्रोल करें. प्यूरिफाई, प्यूरिफिकेशन क्या होता है? प्यूरिफिकेशन मीन्स इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ द फाइनर काइंड ऑफ मैटर. वो कहते हैं कि हम अपनी शरीर में फिजिकल और एथरिक वर्ल्ड में जो है वो बड़ा फाइनर काइंड ऑफ मटेरियल से कोर्सर काइंड ऑफ मटेरियल को रिप्लेस करते चले जाते हैं, जिससे हमारा ये शरीर जो है बड़ा दिव्य होता चला जाता है. और जितना ये कोर्सर मटेरियल है उसको हम निकाल देते हैं. तो जब हमारी फिजिकल बॉडी बड़ी सूटेबल हो जाती है, आज्ञाकारी हो जाती है, हमारे लिए एक फिट इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, तब इट रिस्पॉन्स टू द सोल इजीली. तो ऊपर से जब आत्मा का प्रकाश या जो आत्मिक इच्छा या दैवी इच्छा होती है वो बड़ी आसानी से उसमें चली आती है और उसके साथ ये वाइब्रेट करने लगती है. अब ये कहते हैं सेंसिटाइजेशन ऑफ फिजिकल बॉडी को हम सेंसिटाइज करें. द सेंसिटाइजेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय मेडिटेशन. ये मेडिटेशन ही हमारा की है. आप थोड़ा भी ध्यान करेंगे तो बस यही है. दिस इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट, वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट इन द पाथ टू जो हमारा साधना है. और मेडिटेशन को बस इतना समझ लें कि जैसा ये पुरानी कहावत है कि सो ए थॉट रीप एन एक्शन, सो एन एक्शन रीप ए हैबिट. जैसे हमारे विचार हैं वैसे हमारे कर्म हो जाते हैं. जैसा कर्म हम बार बार करते हैं वही हमारा हैबिट होती जाती है. सो ए हैबिट रीप ए कैरेक्टर. और जैसे हमारी हैबिट होती है वैसे हमारा चरित्र होता जाता है. एंड सो ए कैरेक्टर रीप ए संस्कार. संस्कार कुछ नहीं है, जो हमने चरित्र इस लाइफ में बनाया है ये बड़े सूक्ष्म रूप में कॉजल बॉडी में जाके निहित हो जाते हैं. कॉजल बॉडी इज रिपोजिटरी. तो इससे जो हमारी एक हैबिट बनी है, जो हमारे संस्कार बने, वो वहां चले जाते हैं. और जब हम नेक्स्ट जन्म में जाते हैं तो वही कॉजल बॉडी इनकारनेट करती है और उसके साथ वही संस्कार जो हमारे इस जीवन के एक्सपीरियंस से बने हुए हैं वो उसके साथ चले जाते हैं. और वी गेट ए फिटर इंस्ट्रूमेंट, हमको बेटर बॉडी मिलती है और फिर वहीं से हम अपनी साधना को दोबारा शुरू कर देते हैं. तो मेडिटेशन क्या है? टेक केयर ऑफ थॉट्स. अगर थॉट्स को हम कंट्रोल कर ले और जो डिजायर्ड थॉट रखें तो अपने आप ही हमारे कर्म, हमारा जो हैबिट, हमारा चरित्र, हमारे संस्कार, ये सब अपने आप लाइन पे आ जाएंगे. तो सेंसिटाइजेशन इज ब्रॉट थ्रू मेडिटेशन. जैसे हम फिजिकल बॉडी चाहते हैं उसी तरह का भाव को लेके हम उस पर मेडिटेट करें. These practices culminate in the merging of the lower with the higher consciousness. जब हम मेडिटेशन करते हैं तो धीरे धीरे हमारी जो लोअर कॉन्शियसनेस है वो हायर कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ने लगती है. The physical body constitute depends upon the quality of food. और ये जो हमारा भोजन है और एक्टिविटीज है, सारी चीजें, पर भोजन बहुत महत्वपूर्ण जो है वो रोल है. अगर तामसिक खाना लेंगे तो हमें इनर्शिया होगा, जड़त्व होगा, आलस्य होगा, प्रमाद होगा, निद्रा होगी. अगर हम राजसिक लेंगे तो हमें एक्टिविटी होगी, लेकिन एक्टिविटी अनगाइडेड एक्टिविटी होती, जस्ट लाइक ए अनकंट्रोल्ड हॉर्स. अगर सात्विक लेंगे तो फिर हार्मनी हो जाती है. तो हेल्थ इज ए हार्मोनियस फंक्शनिंग ऑफ ऑल वाइटल ऑर्गन. अगर हम अपने बॉडी को हेल्दी रखेंगे तभी हम साधना पथ पे चल पाएंगे. जो एस्ट्रल बॉडी है, एस्ट्रल बॉडी में जो है क्लियर माइंड फैकल्टीज आ जाती है और इससे हमको विविकेशन ऑफ द चक्रास, जब हमारे चक्र जागृत होने लगते हैं एस्ट्रल बॉडी में, तब हमें क्लियर माइंड फैकल्टीज आ जाती है. द कंट्रोल ऑफ डिजायर्स इज मोस्ट डिफिकल्ट एंड नेसेसरी. डिजायर फॉर्म सेंसेशन ऑन द मेंटल प्लेन. और जो डिजायर्स होती हैं ये मेंटल प्लेन पे सेंसेशंस बनाती है और ये सेंसेशन जो है वो मेंटल प्लेन पे जाके दे आर परसीव्ड एज प्लेजेंट और अनप्लेजेंट सेंसेशंस. ये राग या द्वेष के रूप में जो है ये परसीव होते हैं. देयर में अराइज ए वांट फॉर एक्सपीरियंसिंग दैट प्लेजर अगेन ऑन द अवॉर्डी. तो ये बार बार हमारे अंदर ये एक इच्छा होती है कि अगर जो प्रेय है, जो प्लेजेंट है, जो राग है, हम उसको बार बार करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं. और जो द्वेष है उससे हम बचना चाहते हैं क्योंकि हम उससे डरते हैं. तो इसमें जो ये सब बने मेंटल प्लेन पे इंप्रेशन, तो ये मेंटल बॉडी में ये जो मेंटल एलिमेंट्स हैं, even this primary form of desire is due to the presence of memory or anticipation. ये एक फैकल्टी और वहां पे आ गई मेंटल प्लेन पे, जिसको हम मेमोरी कहते हैं, स्मृति कहते हैं. और ये मेमोरी में चले जाते हैं कि ये सेंसेशन प्रेजेंट है या ये सेंसेशन अनप्लेजेंट है, कौन सा राग है, कौन सा द्वेष है.
और फिर these attraction and repulsion bind him to the lower pole. यही जो राग और द्वेष है उस आदमी को उसमें बांध देते हैं। लेकिन जो वाइज मैन धीर पुरुष है, he does not allow his mind to establish any connection with the object of desire. He remains free. वो ये राग और द्वेष से अपने आप को दूर रहता है, और जिसमें ये राग द्वेष से अफेक्टेड नहीं होता, he is Vyagi, unaffected by pleasure or pain, is true Vairagi. Now desire is the reflection of will on the astral plane. Last time हमने पढ़ लिया था कि डिजायर कुछ और नहीं है, ये विल ही है जो हमारी दैवी चेतना है। लेकिन वो लिवर आकर के जब ये माया के रूप में आ जाती है और ये जो है मल के स्वरूप, ये डिजायर हो जाती है, छोटी छोटी इच्छाएं करने लगती हैं। बोथ कैरी विद इन देम द पावर ऑफ अकम्प्लिशमेंट। लेकिन इसमें एक इच्छा शक्ति होती है, चाहे वो डिजायर हो, लोअर डिजायर हो, चाहे हायर विल हो, दोनों ही अपने ध्येय को प्राप्त कर लेते हैं। Whatever we desire we can get, though not immediately. जो भी हम इच्छा करेंगे वो पूरी हो जाएगी, चाहे immediately ना हो। But suppose instead of desiring these transitory objects, I desire to gain enlightenment. लेकिन अगर हम ये सोचें कि भाई मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो enlightenment चाहिए, तब क्या होगा? I shall have to labor for many lives to unfold divine possibility within me and to find myself enlightened and free. तब मैं हर जन्म जन्म में जो है साधना करूंगा और साधना करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करके स्वतंत्र या फ्री हो जाऊंगा। अब इसमें तो उन्होंने कहा कि एस्ट्रल बॉडी के फंक्शंस में तो ये कहते हैं कि ऊपर जाके विद द एडवेंट ऑफ विवेक, जब विवेक जागृत हो जाता है, जो हमने देख लिया जो आत्म और अनात्म जो है वो भेद कर सकता है, तब हमें जो है वो विल जो है, जो दैवीय चेतना है, ये मोटिव पावर ऑफ एक्शन हो जाती है। दिस बिकम्स द मोटिव पावर ऑफ एक्शन। Now this takes control of our destiny. Action जो है हमारे वो purified हो जाते हैं। जब action purified हो जाते हैं, then they are reflection of the divine will. तब वो divine will के reflection हो जाते हैं, फिर वो हमारे action नहीं रह जाते। They do not bind us. फिर ये हमको बांधते नहीं, फिर ये सकाम जो है वो सकाम जो है action नहीं रह जाता। ये कर्म जो है ये हमारे निष्काम कर्म हो जाते हैं। In the highest stage of purification, the action is done through them rather than by him. और जब हम बहुत प्यूरिफाई हो जाते हैं तो हमारा शरीर इतना पवित्र जो हो जाता है कि हमारे द्वारा जो है वो परम आत्मा, जो दैवी चेतना, वो कार्य करने लगती है, हम उसमें कार्य नहीं करते हैं। Desire then is one in essence with an expression of divine life and life. तो ये जो हमारी इच्छाएं थी वो इतनी प्यूरिफाई हो गई कि ये विल हो गई, विल हो गई। This is expression of divine life and love. तो यही हमारी साधना, कैसे हमको जो है वो प्यूरिफिकेशन करते हुए हमारी एस्ट्रल बॉडी का, हमारी फिजिकल बॉडी का और हमारी जो डिवाइन विल है वो हमारे शरीर में अवतरण हो जाती है। एंड दिस बिकम्स द गाइडिंग फोर्स इन आवर लाइफ। ये हमारी साधना धीरे धीरे सफल होने लगती है। अब ये कहते हैं कि इफ यू वांट टू बी हैप्पी ऑलवेज, वी मस्ट कंप्लीटली एलिमिनेट ऑल इमोशंस दैट आर बेस्ड ऑन हेट्रेड एंड कल्टीवेट दोज ऑफ लव। अब जीवन में हम सदैव प्रसन्न रहना चाहते हैं तो जितने हेट के जो है वो इमोशंस हैं वो सब हटा देना है और हमें जो प्रेम का, कंपैशन का, ये जो है अपने अंदर ले आना है। द कल्टिवेशन ऑफ वर्च्यूज प्लेज एन एसेंशियल रोल इन सेल्फ रियलाइजेशन। जो कल्टिवेशन ऑफ वर्च्यूज हैं, पॉजिटिव वर्च्यूज, यही पे जो है वो हमारा प्यूरिफिकेशन है। और ये सेल्फ रियलाइजेशन जो कि ह्यूमन एंडीवर है, द गोल ऑफ ह्यूमन एंडीवर, इस सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है। अब इमोशंस को हम ऐसे कैसे कल्चर करें? व्हेन अ डिजायर स्प्रिंग्स अप, वी कैन चेंज बाय डिसोशिएटिंग फ्रॉम इट। अपने इमोशन को हमें प्यूरिफाई करने के लिए जब भी कोई डिजायर हमारे अंदर उत्पन्न होती है तो हम उसको आपसे अलग कर ले। अलग करने का क्या तरीका है कि हम सिंपली जो है वॉचफुल हो जाते हैं। डिसोशिएशन रिक्वायर्स कांस्टेंट रिकलेक्टेडनेस, ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन। वॉचफुलनेस हो जाता है, हम उसके साथ नहीं चले जाते। वी आर नॉट कैरिड अवे। Gradually a consciousness developed in the background of our mind which is aware of all the movements in our emotional nature. अब धीरे धीरे हमारे अंदर एक ऐसा साक्षी भाव आ जाता है in the back of mind, जो वो बराबर हमारे मन में कैसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं या कैसा विचार, कैसी भावनाएं आ रही हैं, उसको वो बराबर देखता रहता है। ये साक्षी भाव आ जाने पर जो है ये स्वयं ही with the mere effort to watch the movement, जबकि उसको देखने से ही वो जितने बुरे विचार हैं वो सब दूर हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। दिस डिस्क्रिमिनेशन हैज टू प्रैक्टिस इंटेंसिवली until we become master of our emotional life.
तो ये बराबर हमको साक्षी भाव जो है इसका हम प्रैक्टिस करते रहें, जबकि हम इमोशनल लाइफ के जो हैं वो मास्टर हो जाते हैं। तो अपने आप ही हमारी इमोशनल बॉडी जो है वो जितने निगेटिव थॉट्स हैं उनको अपने आप ही बाहर कर देती है, उसको एंटरटेन ही नहीं करती और पॉजिटिव थॉट्स को वेलकम करती है। वंस दिस मास्टरी इज अटेन्ड, आवर इमोशन ऑटोमेटिकली अलाइन देमसेल्फ विद द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। जब ये साक्षी भाव आ गए तो हमने पॉजिटिव इमोशंस को हमने रख लिया और उनको संग्रहित करके हमने अपने आप को स्पिरिचुअल लाइफ को पाने के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम गेन कर लेते हैं। As our lower nature gets subdued and the astral body becomes tranquil and free, जैसे जैसे हमारा लोअर नेचर जो है वो सबड्यूड हो जाता है तो हमारी एस्ट्रल बॉडी बड़ी शांत हो जाती है, बड़ी फ्री हो जाती है, स्वतंत्र हो जाती है, फ्री फ्रॉम ऑल इम्प्योरिटीज, जितने में इनमें जो दूषित चीजें निकल जाती हैं, और इन द लाइट ऑफ बुद्धि इज एबल टू शाइन थ्रू आवर माइंड, और वो बुद्धि के प्रकाश में जो है वो अपने माइंड में वो शाइन करने लगती है। बुद्धि जो है वो प्योर एस्ट्रल और प्योर मेंटल बॉडी के बन जाने से ये माइंड को अवलोकित प्रकाशित कर देती है। द मोर वी डेवलप लव, रेवरेंस, सिंपैथी, डिवोशन, ये कल्चर ऑफ इमोशंस आ रहा है, और जैसे जैसे हमें लव आता है, रेवरेंस है, सिंपैथी है, डिवोशन है, कंपैशन आता जाता है, द फाइनर एंड प्योरर विल आवर एस्ट्रल बॉडी बिकम। द मेयर थॉट ऑफ द ईस्ट देव, अगर हम अपने ईस्ट देव पर मेडिटेशन कर रहे हैं तो उनका ध्यान करते ही हमारे अंदर जो है वो बड़ी पवित्रता आ जाती है और डीपेस्ट लव उत्पन्न हो जाता है। फिर अब लोअर मेंटल बॉडी में हमने पढ़ा था कि ह्यूमन माइंड जो है ये बहुत वंडरफुल थिंग है, लेकिन ये बड़ी ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम है, ये बड़ा खतरनाक भी होता है इन ट्राइंग टू ट्रीट द पाथ, कि हमको बहुत भटकाता है और ये सब माया और मोह से जो है वो ऐसा ग्रसित होता है कि हमारे उत्थान में बाधा होता है। दिस इज क्रिएटर ऑफ इल्यूजन। वो हमारी ब्लेवेट्स्की कहती थी, मैडम ब्लेवेट्स्की कहती थी कि माइंड इज द स्लेयर ऑफ रियलिटी, स्ले द स्लेयर। ये जो है हमारे अंदर भ्रम उत्पन्न करता है। टू नो द रियलिटी अंडरलाइंग दिस फिनोमिनल यूनिवर्स वी हैव टू कंट्रोल एंड ट्रांसेंड द माइंड। तो हमें मन को कंट्रोल करना है और मन को ट्रांसफर करके बुद्धि में चला जाना है। द लोअर मेंटल बॉडी सर्व एज द ऑर्गन ऑफ कॉन्क्रीट थॉट। लोअर मेंटल बॉडी जो है वो कॉन्क्रीट थॉट्स बनाती है, लेकिन कॉजल बॉडी जो है ये एब्स्ट्रैक्ट थॉट की जो है प्लेस है, और जो हमारा माइंड है ये मीटिंग ग्राउंड है। हायर मेंटल और लोअर मेंटल का मीटिंग ग्राउंड है, और ये इसलिए इस पे हमें बड़े केयरफुली कंसंट्रेट करना है। एस्ट्रल बॉडी जो है हमने पढ़ा ये वाइब्रेशन को सेंसेशन में कन्वर्ट कर देती है, कन्वर्ट वाइब्रेशन इनटू सेंसेशन। हम एक इल्यूजन में रह रहे हैं। अब ये कहता है लोअर माइंड को कल्चर कैसे करें, व्हेन वी आर फ्री थॉट्स इन मेंटल एटमॉस्फेयर इम्पिंज अपॉन। अगर हम खाली दिमाग रहते हैं तो बहुत से थॉट्स जो मेंटल एटमॉस्फेयर वो हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं, लेकिन हमें यह है कि मेंटल बॉडी शुड एक्सरसाइज डिस्क्रिमिनेट एंड नॉट अलाउ देम। मेंटल बॉडी जो है उनको डिस्क्रिमिनेट कर ले और उसको अलाउ न करे कि वो शरीर पे आ जाए। अब उसके बाद कहते हैं कि अगर कोई थॉट आ गया है तो उससे लड़िए नहीं, ऑन नो अकाउंट शुड वी ट्राई टू फाइट। उस थॉट का जो अपोजिट थॉट है उस पर मेडिटेट करने लगी तो वो थॉट अपने आप दूर हो जाता है। और जब व्हेन द हैबिट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एक साक्षी भाव आ गया, विवेक आ गया, तो अपने आप ही माइंड जो है इन थॉट्स को रिपेल कर देता है, इनको जो है एंटरटेन ही नहीं करता है, तो ये हमको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और धीरे धीरे ये सारा माइंड प्यूरिफाई हो जाता है और फाइनल मैटर जो है वो प्रिडोमिनेंट हो जाते हैं। तो अब इसके बाद कहते हैं कि माइंड को अब आपने प्यूरिफाई कर लिया, अब कैसे ट्रेन करेंगे। अवर मास्टरी ऑफ द माइंड इज सो थॉरो दैट वी कैन सेट इट ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम। काफी लंबे समय तक इसको हम किसी टॉप पे फोकस कर सकते हैं। एक्वायर द कैपेसिटी ऑफ फिक्सिंग द माइंड ऑन वन पर्टिकुलर आइडिया, गोइंग डीपर। व्हेन यू हैव कैपेसिटी टू कीप माइंड फिक्स्ड फॉर लॉन्ग टाइम, देन यू आर रेडी। Thoughts are grouped onto two heads. The lower subplanes have a concrete thought and the higher three planes have got the abstract thought. अब हम function of causal body में आ रहे हैं। causal body का काम जो है वो abstract thoughts को करना है। ये higher three subplane आत्मा, बुद्धि, मनस का एक समूह है। causal body is outermost vehicle of ego functioning through आत्मा, बुद्धि, मनस. It is repository, ये आशय होता है, कर्माशय जैसे होता है, वैसे ये सारे एक्सपीरियंस का एक आशय है
एक घड़ा है जिसमें ये भरे होते हैं। इट इज रिपोजिटरी ऑफ एक्सपीरियंसेस थ्रू विच ईगो पासेस इन सब्सिक्वेंट सक्सेसिव इनकारनेशन। इसी को लेकर के ईगो जो है बार बार जन्म लेती है और ये सारे एक्सपीरियंसेस जो है उसको इकट्ठा करते रहती है। ऑन द प्लेन ऑफ हायर माइंड द एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स आर एक्चुअल रियलिटीज। हायर माइंड पे एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स हैं। causal body can manipulate these abstract thoughts and work with the abstract ideas and principles। causal body जो है ये कैपेबल है कि ये abstract thoughts जो है इसके साथ वर्क करे और इसको मैनिपुलेट करे। when these ideas are projected in lower mind they take definite shape and form। तो जब हायर लेवल पे हमारी चेतना रहती है, जिससे बहुत से साइंटिस्ट हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन वगैरह, वो ज्यादातर समय तक हायर माइंड में ही रहते थे और उसी एब्स्ट्रैक्ट थॉट से वो काम करते थे कॉजल बॉडी के अंदर, और उसी चीज को जब वो लोअर लेवल पे ले आते थे तब वो डेफिनेट शेप ले लेते थे। तो चूंकि आइंस्टाइन के पास एक मैथमेटिक्स जैसा इंस्ट्रूमेंट था, मैथमेटिक्स की वजह से वो अपने सारे हायर एक्सपीरियंसेस और थॉट्स को जो है वो लोअर लेवल में एक्सप्रेस कर पाए और लोगों को समझा पाए कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होती है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है। तो इस सब के जरिए वो अपने आप को समझा सके। द डिस्कवरी ऑफ प्रिंसिपल एंड लॉज इज द एम ऑफ साइंस टू हैव कंट्रोल ओवर नेचुरल फोर्सेस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। अब इसने कह दिया कि साइंटिस्ट क्या करता है, वो जो नेचुरल प्रिंसिपल एंड लॉज हैं फिजिकल वर्ल्ड के साइंस में, उसको वो जान लेता है और जब उसके कंट्रोल में आ जाता है तो उससे वो फिर पूरी दुनिया को वहां जैसे इलेक्ट्रिसिटी बना लेता है, स्टीम पावर बना देता है, उससे वो जो है अपना कंप्यूटर साइंसेस डेवलप कर लेता है और फिर उनको यूज करता है टू कंट्रोल द फिजिकल वर्ल्ड। तो ऑकल्टिस्ट ऐसे क्या करता है, वो जो सुपर फिजिकल वर्ल्ड है उनके लॉस को वो पहले अध्ययन कर लेता है, फिर उसको कंट्रोल में ले लेता है और फिर ऑकल वर्ल्ड में अपनी साधना के लिए उसका प्रयोग करता है। द ग्रेट मास्टर ऑफ विजडम हैव फुल नॉलेज ऑफ ऑल द फंडामेंटल प्रिंसिपल इन एवरी स्फीयर लाइफ। जो ग्रेट मास्टर्स हैं हम उनको जानते हैं, यहाँ मैं कहना नहीं चाहूंगा, उनके अंदर पूरी नॉलेज होती है जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इन एवरी स्फीयर्स ऑफ लाइफ एज देयर कॉजल बॉडीज, और उनकी कॉजल बॉडीज फुल्ली डेवलप होती हैं। These principles exist eternally in the universal mind of logos, and the development of causal body enables the individual to contact or know them। ये सारे जो ट्रुथ हैं और सारी सूचनाएं, इंफॉर्मेशन वो यूनिवर्सल माइंड में सब भरी हुई है, और जब एक व्यक्ति की कॉजल बॉडी इतनी डेवलप हो जाती है कि वो उसको टच कर सकता है या उनमें रह सकता है, तो ये सारे ज्ञान जो उनको रिवील हो जाती है, इसको रेविलेशन कहते हैं। बार बार ये बातें आती हैं कि जो महापुरुष होते हैं जैसे भगवान बुद्ध थे, ईसा मसीह थे, मोजेस थे, तो इन सबको ये जो ज्ञान था ये रिवील हुआ जो यूनिवर्सल माइंड से उन्होंने प्राप्त किया। फिर ये कहते हैं फंक्शंस कॉजल बॉडी के क्या है। पहला फंक्शन तो कहा है कि रिपोजिटरी है, ये कर्माशय है, और जब पर्सनैलिटी डिसॉल्व होती है तो अपने सारे एक्सपीरियंसेस को जो उसने इस फिजिकल वर्ल्ड में या स्वर्ग लोक में रह के पाई है वो एसेंस टू द ईगोज को दे देती है, वो यहाँ जाकर स्थित हो जाते हैं कॉजल बॉडी में। When we start a new life, जब हम नया जीवन लेते हैं, we have no memory of previous life, but we have them in the form of faculties developed in those lives embodied। तो ये causal body के अंदर ये सारे हमारे एक्सपीरियंस एक संस्कार के रूप में निहित हो जाते हैं और जो अपने आप ही हमारे साथ जा करके नए जीवन में हमको मिल जाते हैं। It is the ego who pass through all those experience and retains the memory of past life। ईगो ही सब एक्सपीरियंस को प्राप्त करती है और इसकी मेमोरी जो है वो रखती। तो फंक्शन ऑफ कॉजल बॉडी मोटा मोटा हमने लिख दिया। द कॉजल बॉडी इज अ रिपोजिटरी नॉट ओनली ऑफ द क्विंटेंसेस ऑफ द एक्सपीरियंसेस गॉन थ्रू बाय द पर्सनैलिटी बट ऑल्सो ऑफ द गुड एंड बैड कर्मा पर्सनैलिटी हैज बीन मेड ड्यूरिंग दीज इनकारनेशन। तो जो भी कर्मा, अच्छे कर्म या बुरे कर्म जो पर्सनैलिटी ने इस जन्म में किए हुए हैं, इस सबका सार जो है वो हमारी कॉजल बॉडी में संस्कार के रूप में जाके निहित हो जाता है। तो फिर ये कहते हैं कि एवरी सोल हैज टू प्ले अ डेफिनेट पार्ट इन द स्कीम ऑफ लिविंग। हम सबके रोल जो हैं वो अलग अलग लिखे गए हैं और उन्हीं में हम परफेक्शन पा सकते हैं। सबसे पहले हमें जान लेना है कि हमारा क्या रोल है, हमको क्या करना है इस संसार में, और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें साधना करता है। इट्स ग्रोथ टेक्स प्लेस इन सच ए मैनर दैट इज फिट टू प्ले दैट पार्ट इफेक्टिवली। और ऐसे ही इसकी ग्रोथ होती है कि वो अपना पार्ट प्ले कर सके। अब यहाँ पे कहते हैं कि हायर माइंड में द प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन व्हेन अ पर्टिकुलर फैकल्टी इज डेवलप्ड इन एनी लाइफ द गेन इज नॉट लॉस्ट बट ट्रांसफर टू द कॉजल बॉडी।
मेडिटेशन से जो कुछ भी हमको प्राप्त हुई, ये शक्तियां प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुई, जो हमारे जो ताकतें आई, वो कॉजल बॉडी में चली जाती हैं। द मेथड ऑफ डेवलपिंग द कॉजल बॉडी इज टू टेक आवर सेल्फ इन हैंड। फिर इसने कहा कि इसको कैसे डेवलप करना है, हम अपने आप अपने टेक द रेन्स इन योर हैंड एंड सिस्टमेटिकली बिल्ड आवर कैरेक्टर एमिंग एट एन ऑल अराउंड फंक्शन। जब हमने ये देख लिया कि हमारे विचारों को हम कंट्रोल कर लेंगे, तो हम अपने संस्कार पे कंट्रोल करते हुए अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल कर देंगे। तो यही हमारी साधना है, और इसी साधना को हम बार बार करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। द कॉजल बॉडी ग्रोज बाय द स्पिरिचुअल फोर्सेस फ्रॉम द बुद्धिक एंड आत्मिक प्लेन। बुद्धिक और आत्मिक प्लेन से जो फोर्सेस है, उससे कॉजल बॉडी ग्रो करती है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद यूनिवर्सल माइंड कैन बी मेड ओनली व्हेन वन कैन फंक्शन कॉन्शियसली थ्रू। जब वो कॉजल बॉडी से उसकी चेतना फंक्शन करने लगती है, तब वो यूनिवर्सल माइंड से जो है वो कॉन्टैक्ट कर लेता है। द मेयर इंटेलेक्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड दोज फाइनल परसेप्शन व्हिच हैव देयर ओरिजिन इन द बुद्धिक कॉन्शियसनेस। इंटेलेक्ट से हम उसको नहीं समझ सकते हैं। अब थोड़ा सा पढ़ लें कि रोल ऑफ बुद्धि हमारी लाइफ में क्या है। व्हेन ए योगी राइजेस इन समाधि टू द बुद्धिक प्लेन आफ्टर ट्रांसेंडिंग द मेंटल बॉडी, द बिकम्स कॉन्शियस ऑफ ए न्यू वर्ल्ड फुल ऑफ ट्रेमेंडस ब्लिस एंड नॉलेज। जब हमारी चेतना वह बुद्धिक लेवल पर जागृत होती है, तो हम देखते हैं कि अरे हम बहुत सारे सुंदर शरीर में आ गए, यहाँ आनंद ही आनंद भरा हुआ है, ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है, ब्लिस ही ब्लिस है। तो वो भाव विभोर हो जाता है। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द लाइफ ऑफ बुद्धिक प्लेन as it is lived consciously on its own plane and the same life as it appears in our physical consciousness after being stepped down। तो बड़ा डिफरेंस है। जब हम बुद्धिक प्लेन में होते हैं तो हमारी चेतना दूसरा स्वरूप होता है, और जब उसी ज्ञान को लेकर के हम फिजिकल प्लेन में आते हैं तो हमारी चेतना का स्वरूप बदल जाता है। अब अगर वो ज्ञान और अनुभव हम किसी को देना चाहें तो हमारे लिए जल्दी जो है ये आसान नहीं होता है। तो ये कहते हैं कि अगर हम डायरेक्ट परसेप्शन जो अगर बुद्धिक प्लेन पे करते हैं यूनिटी का, तो नीचे के प्लेन पे जाकर ये हमारे लिए लव एंड कंपैशन में बदल जाता है। तो अब ये फिर कहता है कि इंट्यूशन क्या है, रोल ऑफ इंट्यूशन एनेबल्स अ मैन टू बिकम अवेयर ऑफ दीज ट्रूथ विदाउट गोइंग थ्रू द कंबरसम प्रोसेस ऑफ रीजनिंग। तो कहते हैं कि इंट्यूशन जो है वो डायरेक्ट ज्ञान है, अनुभूत ज्ञान है, रिवील्ड नॉलेज है, और इसमें रीजनिंग की, तर्क की, ज्ञान की कोई जरूरत नहीं होती, सीधे ही हमको ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अगर बुद्धि को डेवलप करने के लिए पहला स्टेप ये है कि जो हमारी स्कैंटर्ड मेंटल एनर्जी है, इसको हम कंसंट्रेट करें। फिर कांस्टेंट अलर्टनेस या वॉचफुलनेस या साक्षी भाव हमें पूरा आ जाना चाहिए, और जो हमारे थॉट्स हैं दे आर एंगेज इन एक्टिविटीज वी आर अवेयर ऑफ सीजलेस एक्टिविटी ऑफ माइंड। और ये संपूर्ण चेतना जो है वो हमारे ऊपर जो है वो पूरा ही एक साक्षी भाव से नियंत्रित कर लेती है। तो अब ये कहते हैं कि जब हमने इस तरह से अपने को एम्प्टी कर लिया, व्हेन वी हैव एम्प्टीड आवरसेल्फ, देन द हायर सेल्फ इल्यूमिनेट्स इन आवर पर्सनैलिटी। जैसे धीरे धीरे हमने अपने सारे थॉट्स हटा दिए, अपनी भावनाएं हटा दिया, इमोशंस हटा दिया, लोअर प्लेस मेंटल एक्टिविटी सीज कर लिया, एक स्टिलनेस आ गई, तब हमारी बुद्धि जो है वो हमें वो रजिस्टर हो जाती है। गायत्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंत्रा which has been advised specifically for the unfoldment of buddhic consciousness। और दूसरा तरीका ये है कि हम कोई मंत्र ले लें, जैसे गायत्री मंत्र है। अगर गायत्री मंत्र पे हम कंसंट्रेट करते हैं, जो कि कहता है ओम भू भुवः स्वः मना तपा सत्यम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम बार बार कहते हैं कि हे पुरुष, जो तुम सातों लोकों में व्याप्त हो, हम तुम्हारी जो भक्त स्वरूप चेतना है उसको ध्यान करते हैं, और तुम हमारी बुद्धि को वो अच्छे कार्यों में उदित करो, प्रेरित करो। तो इस मंत्र का भी अगर हम जाप करते रहें और इसके भाव को समझते रहें, तो धीरे धीरे हमारा मन इतना एकाग्र हो जाएगी कि हमारी चेतना स्वयं ही जो है समय अनुसार जा करके वो बुद्धि में जागृत हो जाएगी, और उसी से हमको जो है एक परम अवस्था की प्राप्त होगी। अब हम आते हैं कि on one penetrating flash of buddhic perception can change completely the life of a man and make him see the reality। अगर एक भी फ्लैश हमको जो है वो बुद्धिक परसेप्शन का मिल जाए, रेवोल्यूशन का, तो ये हमारा पूरा जीवन बदल देगी, और उसको मेक हिम सी द रियलिटी, और जो सत्य है उसका हमें पूरा भान हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। तो ये साधना के थ्रू बुद्धिक परसेप्शन पे पहुंचने पे हमको ये प्राप्त हो जाती है।
अब हमारे पास रोल ऑफ आत्मा इन आवर लाइफ है। द सोल ऑफ मैन इज इमॉर्टल, इट्स फ्यूचर ग्रोथ एंड स्प्लेंडर हैज नो लिमिट। बार बार हम इसको पढ़ते हैं। द प्लेन ऑफ आत्मा इज द रीजन फ्रॉम विच ऑपरेट्स द विल पावर ऑफ द लोगोस ऑफ सोलर सिस्टम। जो आत्मा से ही हमारी विल पावर, जो सोलर सिस्टम की विल पावर है, इच्छा शक्ति है, जिसको हम स्पिरिट भी कह देते हैं, जो हमारी जीव आत्मा है, वो आत्मा के थ्रू ही ऑपरेट करती है। इट इज थ्रू द पावर डिराइव्ड फ्रॉम दिस सोर्स दैट द जीवात्मा इज एबल टू ओवरकम ऑल डिफिकल्टीज टू रीच परफेक्शन। और इसी शक्ति से जो है वो जीवात्मा जो है, जो आत्मा की शक्ति विल पावर है, उसी से ये इसमें शक्ति आती है कि ये परफेक्शन को प्राप्त करे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। अब इसको हम पढ़ लेते हैं। रोल ऑफ आत्मा इन लाइफ, इट इज ओनली व्हेन द पर्सनैलिटी बिगिंस टू चेंज इट्स लाइफ and attitudes into spiritual life by sadhana or self-culture, the higher self begins to find fuller acceptance through it. It acquires increasing work control over it and finally becomes the center of its consciousness. तो ये हमारे साधना का सारा लक्ष्य है। साधना के द्वारा जो है हमने ऐसी अपनी शरीर की ऐसी अवस्था कर लिया है कि जो हमारे हायर सेल्फ हैं, जो हायर ट्रूथ हैं, वो इसमें से अपना फाइंड फुलर एक्सेप्शन, और इसमें इंक्रीजिंगली जो हायर माइंड्स हैं वो लोअर बॉडी को कंट्रोल कर लेते हैं और इसकी कॉन्शियसनेस को कंट्रोल कर लेते हैं। वी शुड मेक द स्पिरिचुअल विल ऑफ आत्मा प्रीडोमिनेंट। हमारे जीवन में जो आत्मा की स्पिरिचुअल विल है ये प्रीडोमिनेंट हो जाती है, यही सब कुछ हो जाती है, और इसी के द्वारा संचालित हमारे जो सारा शरीर और जीवन जो है वो ग्रेजुअली फ्री फ्रॉम पर्सनैलिटी, फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ डिजायर। तो जो पर्सनैलिटी है हमारी, हम अपने माया से, मोह से, इच्छाओं, वासनाओं, कामनाओं, दूषित विचारों, इन सब से निकल करके, डिजायर से मुक्ति पा करके हमारी जो चेतना है वो हायर वर्ल्ड में जा करके स्थित हो जाती है, और ये स्पिरिचुअल विल जो है ये हमारे लिए प्रोमिनेंट हो जाती है।